जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम रिवर्स की बात करेंगे। किसकी? रिवर्स की बात करेंगे, यानी हम भारत की प्रमुख नदियों की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारी इंडिया में पाई जाती हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नदियाँ इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया में कई नदियाँ पाई जाती हैं, लेकिन अगर उनमें से हम इम्पोर्टेंट नदियों की बात करें, मुख्य नदियों की बात करें, तो वो हमारी सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी है। कौन कौन सी? सबसे पहली हमारी सिंधु नदी देखने को मिलती है, यानी पहले नंबर पर हमारी सिंधु नदी और दूसरे पर गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरे पे हमारी देखने को मिलती है गोदावरी नदी। तीसरे नंबर पे कौन सी? गोदावरी। ये हमारे भारत की मुख्य नदियां हैं। कौन सी? भारत की मुख्य नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी। सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदियां देखने को मिलती है। अगर बात करें रिवर सिस्टम की, किसकी? नदी तंत्र की बात करें तो मुख्य नदी, कौन सी? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, जिस सिस्टम का निर्माण करती हैं, उसे हम रिवर सिस्टम कहते हैं। क्या? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, उसे हम रिवर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। अगर बात करें पहले नंबर की सिंधु नदी की, किसकी? सिंधु नदी की, सिंधु नदी तंत्र की, तो वो है उसको क्या? इंडस रिवर सिस्टम बोला जाता है। क्या? इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है सिंधु नदी तंत्र, यानी इंडस रिवर सिस्टम। अगर सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो 6 नदियां देखने को मिलती हैं। कितनी? 6 नदियां देखने को मिलती हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। कौन कौन सी? सिंधु, रावी, झेलम, चेनाब, व्यास और सतलज नदियां देखने को मिलती हैं। सिंधु नदी की मुख्य नदियां हमें देखने को मिलती हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अगर बात करें कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती हैं, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, तो सिंधु नदी हमारी तिब्बत कहाँ पड़ता है? चीन में। कहाँ पड़ता है? चीन में। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में एक झील पड़ती है मानसरोवर। इसी मानसरोवर में हमारे कई यात्री, तीर्थ यात्री दर्शन के लिए जाते हैं। यहीं पर कैलाश मानसरोवर है। कौन सा? इसी को ही हम कैलाश मानसरोवर कहते हैं। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कौन सा ग्लेशियर? चेना-युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेना-युंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है। वहीं से हमारी सिंधु नदी उद्गीत है, वहीं से सिंधु नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। यानी सिंधु नदी हमारी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेना-युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारी 2880 किलोमीटर देखने को मिलती है। पूरी लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर, यानी जहां से निकलती हैं और जहां पर अपना मुहाना खोलती हैं, जहां से उद्गीत होती हैं और जहां पर अपना मतलब समाप्त हो जाती हैं, माउथ ओपन कर देती हैं, वहां से वहां तक की लेंथ की अगर बात करें तो वो है 2880 किलोमीटर। कितनी? 2880 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर उसमें भारत की, यानी इंडिया में कितनी बहती हैं, इंडिया में अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 1114 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी? 1114 किलोमीटर देखने को मिलती हैं। अगर पीओक्यू वाले पार्ट को छोड़कर बात करें तो इसकी लेंथ हमारी 702 किलोमीटर है। कितनी है? 702 किलोमीटर है। यानी भारत सरकार का, यानी इंडिया गवर्नमेंट का हमारा कब्जा कितने पर है? 702 किलोमीटर है। यानी भारत सरकार का कब्जा केवल सिंधु नदी का 702 किलोमीटर पर है। इंडिया में भारत सरकार का कब्जा 702 किलोमीटर है, यानी इसकी कंप्लीट लेंथ 2880 किलोमीटर है। पीओके वाले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो इसकी लेंथ 702 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर वहीं इंडिया गवर्नमेंट पर कितना कब्जा है इस नदी का, तो अगर वही बात करें तो कितना है? 702 किलोमीटर पर। कितना? 702 किलोमीटर पर है। इस नदी को क्या क्या कहा जाता है?
ये एक तो इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है और दूसरा ट्रांस हिमालय रिवर, क्या ट्रांस हिमालय रिवर या पार नदी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय रिवर, ट्रांस हिमालय नदी या पार नदी कहा जाता है। इस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र कितना, यानी जल संग्रहण क्षेत्र की अगर बात करें तो नदियां जिस क्षेत्र से होकर बहती हैं, यानी जितने क्षेत्र से होकर बहती हैं उससे उस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जल संग्रहण क्षेत्र की बात करें तो नदियां जितने क्षेत्र से होकर बहती हैं उससे उस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो सिंधु नदी का अगर जल संग्रहण क्षेत्र की बात करें तो कितना है, 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, सिंधु नदी का जल संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी ग्लेशियर से बहती हुई आगे आती है, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेना युंगडुंग ग्लेशियर से जैसे ही आगे बढ़ती है तो यह हमारी इंडिया में एंट्री लेती है। कहाँ पर, किस वाले स्टेट में, जम्मू कश्मीर वाले स्टेट में एंट्री लेती है और पूरे की पूरी जम्मू कश्मीर में बहती है। और जैसे ही यह इंडिया से होकर पाकिस्तान में एंट्री लेती है तो पूरे पाकिस्तान को पानी पिलाती हुई यह निकलती है और पाकिस्तान में इस, यानी जैसे ही जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में एंट्री लेती है तो पूरे पाकिस्तान को पानी पिलाती है। इसलिए इस नदी को पाकिस्तान में लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि यह पाकिस्तान में सभी पूरे के पूरे पाकिस्तान में बहती हैं। तो इस नदी को पाकिस्तान में लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहा जाता है। 1960 में एक समझौता हुआ इस सिंधु नदी को लेकर, क्योंकि यह इंडिया में केवल जम्मू कश्मीर वाले स्टेट में बहती हैं और पाकिस्तान में पूरे के पूरे पाकिस्तान में बहती हैं और वहां पे पानी पिलाती हैं। और पाकिस्तान में इस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, यानी लाइफ लाइन कहा जाता है। तो 1960 में एक समझौता हुआ, कौन सा, सिंधु नदी समझौता। कौन सा, सिंधु नदी समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया कि सिंधु, झेलम, चेनाब इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान 80% यूज करेगा। कितना, 80% पानी यूज करेगा और जो 20% बचा है उसका पानी हमारा भारत यूज करेगा। कितना, 20% पानी यूज करेगा। इस नदी में इस समझौते में यह कहा गया कि सिंधु, झेलम, चेनाब, यानी मुख्य नदी तो हमारी सिंधु नदी है, तो इसका 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा और बचे हुए परसेंट यानी 20% पानी का यूज हमारा इंडिया करेगा। तो जो हमारी मुख्य नदी थी सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान 80% यूज करेगा और इंडिया 20% यूज करेगा। बची हुई 3 नदियों का पानी कौन सी, रावी, व्यास और सतलज। कौन सी, रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी भारत 80% यूज करेगा। कितना, 80% यूज करेगा और पाकिस्तान हमारा 20% यूज करेगा। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा जो पानी वाली नदी है, यानी सबसे मुख्य नदी हमारी सिंधु नदी थी, उसका पानी पाकिस्तान यूज कर रहा है। तो हमारा इंडिया में तो उसकी सहायक नदियों का पानी यूज किया जा रहा है। कितना, 80% पानी यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा पानी यूज करता है सिंधु नदी का और हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यानी 20% पानी यूज कर लेते हैं सिंधु नदी का। तो बची हुई 3 नदियों का पानी रावी, व्यास और सतलज इंडिया 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। यह समझौता यानी सिंधु नदी समझौता दुनिया का सबसे उदार समझौता कहा गया। कौन सा, दुनिया का सबसे उदार समझौता माना गया, क्योंकि इस समझौते में यह कहा गया कि सबसे मुख्य नदी यानी सिंधु और झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान 80% यूज करेगा और इंडिया 20% यूज करेगा और बची हुई 3 नदियों का पानी रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी इंडिया 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% पानी यूज करेगा, 20% यूज करेगा। तो यह दुनिया का सबसे उदार समझौता माना गया। कौन सा, सबसे उदार समझौता माना गया।
अगर बात करें कि ये इसका उद्गम स्थान तो बता दिया, सिंधु नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेनाब ग्लेशियर से निकलती है। ये अपना माउथ कहाँ ओपन करती है यानी मुहाना कहाँ खोलती है, तो यह सिंधु नदी आगे चलकर कराची के निकट अरब सागर में अपना माउथ ओपन कर लेती है, अपना मुहाना खोल देती हैं, यानी वहां पर जाकर मिल जाती हैं। कराची के निकट अरब सागर में सिंधु नदी अपना माउथ ओपन कर देती हैं। अब सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो वहीं पर हमारी पहले नंबर पर झेलम नदी आती है। कौन सी? झेलम नदी आती है। अगर बात करें कि सिंधु नदी में ये हमारी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन 5 नदियों में सबसे ज्यादा सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? चेनाब है। कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। अगर बात करें झेलम नदी की, किसकी? झेलम नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से हुआ है। कहाँ से? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में शेषनाग झील के निकट वेरीनाग झरने से हुआ है झेलम नदी का उद्गम। और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील में मिलती है। झेलम नदी हमारी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील में मिलती है। और वूलर झील हमारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। इस झील में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं, यानी घर बनी नावें चलाई जाती हैं, जो हमारी काफी ब्यूटीफुल देखने को मिलती हैं। क्योंकि सबसे अच्छा अगर स्टेट की बात करें तो वो हमारा जम्मू कश्मीर है। कौन सा? जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर कई इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील में जाकर झेलम नदी हमारी मिल जाती है। और वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। और यह आगे चलकर यानी अंत में चेनाब में मिल जाती है। झेलम नदी आगे चलकर चेनाब नदी में मिल जाती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है? 735 किलोमीटर। झेलम नदी की लेंथ की बात करें तो कितनी है? 735 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर वही बात करें चेनाब नदी की, किसकी? चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी मुख्य सहायक नदी है। कौन सी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी मुख्य सहायक नदी हमारी चेनाब नदी है। अगर इसका उद्गम की बात करें तो यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से निकलती है। चेनाब नदी हमारी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रभागा कहते हैं। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं और इंडिया के अदर स्टेट में इसे हम चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रभागा कहते हैं। यह नदी लाहुल में बाड़ालाचा दर्रे की, बाड़ालाचा दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती हैं। यानी चेनाब नदी हमारी लाहुल में बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती हैं और आगे चलकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। किसमें? सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ 960 किलोमीटर है। कितनी? 960 किलोमीटर देखने को मिलती है। यह सिंधु नदी की सबसे मुख्य सहायक नदी मानी जाती है। अगर वही बात करें रावी नदी की, किसकी? रावी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप हुआ है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप हुआ है। और रोहतांग दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसका उद्गम स्थान की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप हमारा रावी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। और यह नदी आगे चलकर झेलम, चेनाब में मिल जाती है। कहाँ? रावी नदी आगे चलकर झेलम, चेनाब में मिल जाती है। और झेलम, रावी, चेनाब तीनों आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। रावी नदी पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है। अगर पंजाब की 5 नदियों की बात करें तो वह चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती हैं। पंजाब की 5 नदियों की अगर बात करें तो कौन सी? चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और
सरस्वती है। रावी नदी पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी मानी जाती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 720 किलोमीटर है। कितनी? 720 किलोमीटर है। अगर वहीं पर व्यास नदी की बात करें, व्यास नदी की बात करें तो इसके उद्गम स्थान कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से हुआ है हमारा व्यास नदी का उद्गम। यह नदी सतलज की सहायक नदी भी है, यानी सिंधु नदी की भी सहायक नदी है और सतलज नदी की भी व्यास नदी सहायक नदी मानी जाती है। यह कपूरथला, कपूरथला कहाँ? पंजाब में पड़ता है। कहाँ? पंजाब में कपूरथला पड़ता है। तो यह कपूरथला हर के बैराज नामक स्थान में जाकर मिल जाती है। व्यास नदी हमारी कपूरथला हर के बैराज नामक स्थान में जाकर मिल जाती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 470 किलोमीटर। कितनी? 470 किलोमीटर है। हाँ, यह सबसे छोटी नदी मानी जाती है। कौन सी? यह सबसे व्यास नदी हमारी छोटी नदी मानी जाती है। अगर वही बात करें सतलज नदी की, किसकी? सतलज नदी की बात करें तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। सतलज नदी हमारी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है और भारत में जब यह नदी प्रवेश करेगी, एंट्री लेती है, तो यह नदी हिमालय को पार करेगी। किसको? क्योंकि तिब्बत हमारा चीन में पड़ता है और उस एरिया में हमारा पूरा का पूरा हिमालय देखने को मिलता है। तो जब यह नदी तिब्बत से निकलेगी तो हिमालय को पार करेगी और सिपकिला दर्रे के पास से एंट्री लेती है। सिपकिला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। सिपकिला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो जब यह नदी हिमालय को पार करेगी तो सिपकिला दर्रे के पास से एंट्री लेती है इंडिया में। सतलज नदी पर भांगड़ा नागल बांध है। सतलज नदी पर भांगड़ा नागल बांध है, यानी सतलज नदी पर भांगड़ा नागल बांध है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर हमारी सतलज नदी देखने को मिलती है। उसी पर हमारा भांगड़ा नागल बांध बनाया गया है। इसकी लेंथ की बात करें तो 1450 किलोमीटर। सतलज नदी की लेंथ कितनी है? 1450 किलोमीटर है। जब ये शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सतलज नदी पर हमारा भांगड़ा नागल बांध बनाया गया है और भांगड़ा नागल बांध हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है। वहीं पर हमारी सतलज नदी देखने को मिलती है। सतलज नदी की लेंथ की बात करें तो 1450 किलोमीटर है। कितनी? 1450 किलोमीटर देखने को मिलती है।